गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज यू नो कि हमने साइंस में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है साउंड। इस चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ ईयर्स, कि हमारे जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। दैट मीन्स वो किस तरह से हमें साउंड्स को सुनने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्टली तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से ह्यूमन ईयर बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम उसकी वर्किंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ईयर वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, तो देखो ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आउटर ईयर, सेकेंड वन इज मिडल ईयर एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो जो हमें बाहर से दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर, ठीक है। फिर बीच वाला जो पार्ट होगा उसे मिडल ईयर बोलेंगे और जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड इनर ईयर। ठीक है, सबसे पहले हम आउटर ईयर के बारे में पढ़ते हैं कि उनमें कौन कौन से पार्ट है। तो देखो ये जो पोर्शन है ये बाहर ही होता है ना, बाहर से दिखाई देता है, इसलिए ये आउटर ईयर में कंसिडर किया जाएगा। तो देखो ये जो पार्ट होता है ईयर का इसे बोला जाता है पिना। ठीक है, पिना का काम क्या होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। एज यू नो कि हमारे जो ईयर है उनकी शेप ही फनल की तरह बनी हुई है, फनल शेप्ड में है हमारे जो कान है, ताकि वो साउंड वेव्स को कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारे ईयर का वो है पिना। इसका काम क्या होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। ठीक है, ये जो नीचे आपको मसल दिखाई देती है उसे ईयर लोब बोलते हैं। ठीक है, फिर कानों के अंदर आपको एक लॉन्ग पासेस दिखाई देता है, ट्यूब लाइक पासेस दिखाई देता होगा, है ना, उसे क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल। इसकी लेंथ लगभग होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर देखो कानों के अंदर फिर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। आपने ये वर्ड सुना होगा कान का पर्दा, वो इसी ईयर ड्रम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो जो आउटर ईयर में ईयर के कौन कौन से पार्ट है, एक तो पिना है, एक ईयर कैनाल है। ठीक है, ईयर ड्रम जो है ये मिडल ईयर में कंसिडर किया जाता है। ईयर ड्रम क्या होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसका नाम बस हमने ईयर ड्रम रखा हुआ है, पतली सी मेम्ब्रेन है ये। अब देखो और मिडल ईयर में क्या है, यहाँ पर 3 बोन्स आपको दिखाई देंगी। फर्स्ट बोन का नेम होता है हैमर। ठीक है, ये क्या है, 3 बोन्स हैं। फर्स्ट वन इज हैमर। हैमर का एक जो एंड है वो तो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड इस एनविल बोन से कनेक्टेड होता है। सिमिलरली एनविल का एक एंड जो है वो हैमर से कनेक्टेड है और एनविल का दूसरा एंड इस स्टिरअप से कनेक्टेड है। स्टिरअप का एक एंड तो एनविल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड कनेक्टेड है इस ओवल विंडो से। इस ओवल विंडो में क्या होता है, जैसे ईयर ड्रम में एक पतली सी मेम्ब्रेन थी ना, वैसे यहाँ पर भी एक पतली सी मेम्ब्रेन ही होती है, बस उसका नेम क्या होता है, ओवल विंडो होता है। अब ओवल विंडो के बाद आपको ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये ट्यूब बनी हुई दिखाई दे रही होगी। इस ट्यूब को बोला जाता है कोक्लिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोक्लिया। इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसके अंदर होते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो साउंड को सेंस करने का काम करते हैं। अब ये जो ट्यूब है इससे एक ऑडिटरी नर्व कनेक्टेड होती है जो कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, ताकि जो भी साउंड वेव्स या फिर वाइब्रेशंस यहाँ पर फील की गई हैं वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक भेजी जा सके और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करे एज अ साउंड। ठीक है, तो आउटर ईयर में क्या है, पिना और ईयर कैनाल। मिडल ईयर में क्या आएगा, ईयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्टिरअप। ठीक है, और इनर ईयर में क्या होगा, ओवल विंडो, कोक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व भी इसी के अंदर कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया कि ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में पिना है, ईयर कैनाल है, ये जो ट्यूब लाइक पासेस दिखाई दे रहा है इसे ईयर कैनाल बोलते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। ठीक है, मिडल ईयर में ईयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्टिरअप और ये बोन्स होती हैं मतलब। ठीक है,
और इनर ईयर में क्या है, ओवल विंडो है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नेम है कोक्लिया, और ऑडिटरी नर्व्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन ईयर वर्क किस तरह से करता है। देखो, ये जो पिना है जो भी साउंड वेव्स कलेक्ट करेगी, ये जो पिना है जो भी साउंड वेव्स कलेक्ट करेगी, वो साउंड वेव्स एंटर किसके थ्रू करेगी, हमारे कानों में, इस ईयर कैनाल के थ्रू एंटर करेगी, इस ट्यूब में से अंदर जाएगी, है ना। तो साउंड वेव्स एंटर किसके थ्रू करती है हमारे ईयर में, ईयर कैनाल के थ्रू। अब जो साउंड वेव्स अंदर गई हैं, वाइब्रेशंस अंदर गई हैं, वो किससे टकराएंगी, ईयर ड्रम से टकराएंगी, ये मेम्ब्रेन से टकराएंगी। अब मेम्ब्रेन से जब ये साउंड वेव्स टकराएंगी तो इसमें क्या होंगी, वाइब्रेशंस होंगी। अब ये वाइब्रेट करेगी, अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो इससे क्या जुड़ी हुई है, ये बोन जुड़ी हुई है। अगर ये वाइब्रेट करेगा तो हैमर वाइब्रेट करने लगेगी, ये जो बोन है ये वाइब्रेट करने लगेगी। अगर ये हैमर वाइब्रेट करेगी तो ये जुड़ी हुई है एनविल से, एनविल वाइब्रेट करेगी। फिर एनविल जुड़ी हुई है स्टिरअप से, ये वाइब्रेट करने लगेगी। अब स्टिरअप जुड़ी हुई है ओवल विंडो से, ओवल विंडो भी वाइब्रेट करेगी। ओवल विंडो के बाद में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या फील्ड है, लिक्विड फील्ड है। तो ये लिक्विड क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, इसमें भी वाइब्रेशंस होने लगेंगी। अब जो वाइब्रेशंस हैं जो इस लिक्विड में आई है, वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखो, ऑडिटरी नर्व क्या करेगी, पहले तो उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करेगी। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, ब्रेन में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ब्रेन क्या करेगा, जो भी इसे फील हुआ है, जो भी सेंसेशन इसने फील किया है या जो वाइब्रेशंस फील की हैं, उसे इंटरप्रेट करेगा एज अ साउंड। ठीक है, दैट मीन्स तब हमें समझ में आएगा कि कोई साउंड हमारे कानों को फील हुई है, ब्रेन हमें फील करवाएगा। तो ये थी वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर की, किस तरह से हमारे जो ईयर होते हैं वो वर्क करते हैं। एंड आपने ये बात भी सुनी होगी कि वी शुड नॉट पुट एनीथिंग लाइक पेन, पेंसिल एक्सेट्रा इन आवर ईयर, कि हमारे कानों में हमें पेन, पेंसिल जैसी नुकीली चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई भी पेन या पेंसिल अपने कानों में डालोगे तो वो किसको डैमेज कर सकता है, इस मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इस मेम्ब्रेन का नेम क्या है, ईयर ड्रम। अगर ये ही डैमेज हो गया तो वाइब्रेशंस तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगी इन बोन्स तक, इन बोन्स तक ट्रांसफ़र नहीं होंगी तो ऑडिटरी नर्व्स तक, ब्रेन तक नहीं जा पाएंगी। ऑडिटरी नर्व्स कहाँ तक लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती हैं। दैट मीन्स ब्रेन तक कोई वाइब्रेशंस ही नहीं जाएंगे, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें वो आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। दैट मीन्स अगर हमने कोई नुकीली चीज़ कानों के अंदर डाली और बाय चांस ईयर ड्रम डैमेज हो गया, देन इट कैन मेक अस परमानेंटली डीफ। इसके कारण हमारे कान परमानेंटली सुनना ही बंद कर सकते हैं। दैट मीन्स हम परमानेंटली डीफ हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। इसलिए हमें कानों में कोई भी नुकीली चीज़ वगैरह नहीं डालनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन तीनों चीज़ों के बारे में अब हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ए रिपीटेड बैक एंड फोर्थ और अपसाइड डाउन मोशन is called vibrations। अगर कोई चीज़ बार बार आगे पीछे जा रही है, बैक का मतलब पीछे, फोर्थ का मतलब आगे, अगर कोई चीज़ बार बार आगे पीछे जा रही है या फिर अपसाइड डाउन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है बार बार, ठीक है, तो उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन, या फिर हम बोलेंगे वो चीज़ क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। वाइब्रेशन के लिए एक और वर्ड होता है ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। ठीक है, अगर कोई चीज़ बार बार आगे पीछे हो रही है या फिर अपसाइड डाउन मोशन कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है,
तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। और उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है या फिर ऑसिलेशंस कर रही है। जैसे कि आप पार्क वगैरह में जाते हो तो आपने स्विंग्स लिए होंगे, जो झूला होता है इस तरह का, जिस पे नीचे इस तरह से फट्टी लगी हुई होती है लकड़ी की। तो इस झूले में भी वाइब्रेशंस होती हैं कि इस तरह से इसको अगर हम पीछे लेके जाएं तो बार बार ये आगे पीछे इस तरह से मूव करने लगता है ना। दैट मीन्स इसका कौन सा मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। ठीक है, तो इसके मोशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। दैट मीन्स ये स्विंग क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस कर रहा है, ये रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। वैसे ही आपने एक और स्विंग लिया होगा जो ऊपर नीचे होता है, 2 पर्सन बैठते हैं, एक इस साइड बैठता है एक दूसरी साइड बैठता है। ठीक है, तो वेट के कारण वो जो स्विंग होता है, झूला होता है, वो बार बार ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो बार बार अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, आगे पीछे हो रही है, दैट मीन्स वो क्या कर रही है, वाइब्रेशंस कर रही है या फिर ऑसिलेशंस कर रही है। वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में समझना होगा। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है और ये बनाया कैसे जाता है। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या लेना है, एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है। आपने एक धागा ले लिया और नीचे एक मेटल की बॉल को कनेक्ट कर देना है। मेटल की क्या होगी, आपके पास एक बॉल होगी, ये धागा है, दैट मीन्स क्या है, थ्रेड है, और ये क्या है, मेटल की बॉल है जिसे हम बोलेंगे बॉब। ठीक है, फिर आपने ये जो धागे से मेटल की बॉल को कनेक्ट किया, आप इसे किसी सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दो, कहीं पर बांध दो। ऊपर क्या है, कोई भी छत वगैरह हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट है कोई। इस थ्रेड को आपने सपोर्ट से बांध दिया, दैट मीन्स ये आपका एक सिंपल पेंडुलम तैयार हो चुका है। ये क्या है, आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब जब आपने इसे टांगा तो ये इसी पोजीशन में रहेगा, है ना। अभी तक हमने इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं की, इसे छेड़ा नहीं, तो ये अपनी इसी पोजीशन में ही रहेगा। इसकी ये जो पोजीशन है ना, जिसमें ये जो थ्रेड है मेटल बॉल के साथ बिल्कुल सेंटर में है, जब तक हमने इसे छेड़ा नहीं तो ये जो थ्रेड है मेटल बॉल के साथ बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो इसकी पोजीशन को बोला जाएगा सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। लेकिन अगर हम इसमें वाइब्रेशन करवाना चाहेंगे, दैट मीन्स ये मूव करे, तो कैसे मूव करवाएंगे, हमें इस मेटल बॉल को इस साइड लाना पड़ेगा या फिर इस साइड लाना पड़ेगा, मतलब एक एक्सट्रीम साइड हमें लेके जाना पड़ेगा इसे। अगर हम इस मेटल बॉल को इधर लेकर आ जाएं, ठीक है, फिर हम इसे छोड़ दें, तो क्या ये मेटल बॉल यहीं खड़ी रहेगी, नहीं, ये इस तरह से मोशन करने लगेगी, यहाँ जाएगी, फिर जितनी डिस्टेंस यहाँ पर थी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी, है ना। दैट मीन्स एक बार इस तरह से आएगी, फिर इसी मोशन को दोबारा इस तरह से भी रिपीट करेगी, ऐसे ही होगा ना। दैट मीन्स इस तरह आएगी, फिर इस तरह वापस जाएगी, फिर आएगी, फिर वापस जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स जो इसकी सेंट्रल या फिर मेन पोजीशन थी, इसके अराउंड ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम में क्या है, ये वाइब्रेशंस है। जब तक हमने इसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं की थी, तब तक कोई बीच वाली पोजीशन में थी, दैट मीन्स सेंट्रल पोजीशन या फिर मेन पोजीशन में थी। लेकिन जब हमने इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की, मतलब इस मेटल बॉल को एक साइड लेकर आए, तो हमने क्या देखा, इसके अंदर कौन सा मोशन हो रहा है, वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं। इसको अगर ये पोजीशन है, अगर इसे मैं ए कंसिडर करूँ तो ए पोजीशन तो है सेंट्रल पोजीशन या फिर मेन पोजीशन। अब ये देखो, ये बी और सी ये सेंटर में तो नहीं है, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये है एक्सट्रीम पोजीशंस, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसे भी बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। बी और सी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और बीच वाली पोजीशन क्या है, सेंट्रल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। अब देखो, वन वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है,
वन वाइब्रेशन। देखो जब ये जो मेटल बॉल है बी से सी तक जाए और सी से वापस बी तक आ जाए, ठीक है, दैट मीन्स व्हेन द मेटल बॉल गोज फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन बी टू एक्सट्रीम पोजिशन सी एंड देन कम्स बैक टू बी, ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी अ वन वाइब्रेशन, उसे बोला जाता है वन वाइब्रेशन। अब वैसे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये सी से बी तक जाए फिर बी से वापस सी तक आ जाए, तो हम बोलेंगे कि इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की है। तो आई होप वन वाइब्रेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, इस एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, फिर वापस उसी पर लौट कर आ जाना, उसे बोलेंगे हम वन वाइब्रेशन। सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई सपोर्ट ले रखी हैं और बीच में यहाँ पर मैंने एक रबर लगा दी, जो बालों में लगाने वाली रबर होती है ना, सपोज मैंने यहाँ पर रबर लगा दी। अब इसे अगर हम प्लग करें तो ये तो हो गई इसकी सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन या फिर मेन पोजीशन। जब हम इसे प्लग करेंगे तो ये क्या करेगी, इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगी, तो ये दोनों हो जाएंगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब इसमें वन वाइब्रेशन कैसे पता चलेगा, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन बी है और ये एक्सट्रीम पोजीशन सी है, तो ये बी से सी तक जाए फिर सी से वापस बी तक आए, तो बोलेंगे कि इसने क्या कंप्लीट की है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट की है, ठीक है। तो इसमें भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, देखो आपको पता है अभी हमने जब पेंडुलम का केस देखा, यहाँ पर मेटल की बॉल थी जिसे हम बॉब बोलते हैं, तो ये देखो ये इसकी क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये सेंट्रल पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। सेंट्रल पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर आई ना, दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। या फिर अगर मैं रबर के केस में देखूं, मैंने अगर बीच में रबर लगाई हुई है यहाँ पर, तो इसको प्लग करने पर ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी रबर, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसमें एम्पलीट्यूड कैसे पता चलेगा, सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की ये जो डिस्टेंस है इसे एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। सिमिलरली इसे भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं हम, ये भी तो सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस है, इसे भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। अगर ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ को हम बढ़ा दें तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, दैट मीन्स ये एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। अगर इसकी लेंथ को कम कर दे तो ये कम ही डिस्टेंस कवर करेगा, दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर लेंथ ऑफ थ्रेड को हम बढ़ा दें तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर लेंथ ऑफ थ्रेड को हम घटा दें तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है, घट जाता है। अब वाइब्रेशन में एक चीज़ तो आपने पढ़ ली कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा वाइब्रेशन का। टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड को समझने से पहले तो आप वन वाइब्रेशन को अच्छे से समझो। ये थ्रेड है, ये मेटल की बॉल है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी बी और सी। जब ये बी से सी तक जाएगी और फिर सी से बी तक वापस आ जाएगी, दैट मीन्स ये क्या कंप्लीट कर लेगी, वन वाइब्रेशन, ठीक है।
अब वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में इसे जितना टाइम लगेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट to complete one vibration is called its time period। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो वन वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, वन वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। आपको वन वाइब्रेशन का ही टाइम फाइंड करना होता है, उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है, कैसे? अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ाएं, थ्रेड की लेंथ को, तो ये डिस्टेंस इस तरह से ज़्यादा कवर करेगी, दैट मीन्स इसे वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर हम लेंथ ऑफ थ्रेड को बढ़ा दें तो जो लगने वाला टाइम है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम है, वो भी बढ़ जाएगा। और अगर हम लेंथ ऑफ थ्रेड को कम कर दें, धागे की लेंथ को कम कर दें, तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, वो कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो ये फटाफट एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगी। तो लेंथ ऑफ थ्रेड को अगर हम कम कर दें तो एक वाइब्रेशन में लगने वाला जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने समझना है। फ्रीक्वेंसी वर्ड से ही आप समझते हो किसी चीज़ का रिपीट होना, कि कोई चीज़ कितने बार रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ी हुई है, उसमें क्या देखते हो कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही एक सेकंड में कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, एक सेकंड में कोई चीज़ कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस। सपोज कि अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस करती है, 20 वाइब्रेशंस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज बोलेंगे। हर्ट्ज, जैसे लेंथ को मापने की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर वगैरह होती हैं, टाइम की अलग से यूनिट्स होती हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, तो 1 सेकंड में तो पता करना है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब वो 20 साइकिल्स, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कर रही है कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। अब फ्रीक्वेंसी को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब आप खुद सोचो, अगर हम लेंथ ऑफ थ्रेड को बढ़ा दें, लेंथ ऑफ थ्रेड को अगर हम बढ़ा दें, तो एक वाइब्रेशन में जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसे एक वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम ज़्यादा हुआ तो वो 1 सेकंड में तो कम वाइब्रेशन कर पाएगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या बताती है हमें, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रही है वो चीज़, कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। तो अगर देखो लेंथ ऑफ थ्रेड को हम बढ़ा दें तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो लगने वाला टाइम है वो बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ गया तो 1 सेकंड में तो कम ही वाइब्रेशंस कंप्लीट कर पाएगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और अगर लेंथ ऑफ थ्रेड हमने कम कर दी तो वो चीज़ फटाफट वाइब्रेट करेगी, दैट मीन्स उसमें लगने वाला जो टाइम है वो कम हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप देख रहे हो, अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और अगर टाइम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स टाइम और फ्रीक्वेंसी, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है, एक चीज बढ़े तो दूसरी घट जाए, एक घटे तो दूसरी बढ़ जाए। अब आपको पता है टाइम और फ्रीक्वेंसी में तो इनवर्स रिलेशन है, तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये तो एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए इसे ऊपर लिखा और इसे नीचे लिखा। टाइम इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, उसका टाइम पीरियड पता हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, बस उसका रेसिप्रोकल करना है। देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम पीरियड को नीचे ले आएंगे। दैट मीन्स ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। अब जैसे देखो ये न्यूमेरिकल आपको गिवन है, ये सॉल्व करके देखते हैं। ए पेंडुलम मेक्स 15 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड्स। एक पेंडुलम है जो 5 सेकेंड में 15 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। 5 सेकंड में 15 करता है, तो 1 सेकंड का निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 हर्ट्ज। क्या हो जाएगी, 3 हर्ट्ज। दैट मीन्स वो 3 ऑसिलेशंस पर सेकंड कंप्लीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, एक सेकंड में कितनी कंप्लीट करता है। एक सेकंड का निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स 3 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आगे देखो एक और न्यूमेरिकल आपको गिवन है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। अगर कोई चीज 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है वो 1 वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। देखो 10 हर्ट्ज का मतलब 10 वाइब्रेशन वो कंप्लीट करती है 1 सेकेंड में। 10 हर्ट्ज का मतलब 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है वो 1 सेकेंड में। तो 1 वाइब्रेशन का निकालना है तो 10 तो डिवाइड में ही हो जाएगा, 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड, ये टाइम पीरियड। और वैसे भी आपको पता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10 हर्ट्ज, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/10। आप सीधा रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी पता थी, टाइम पीरियड निकालना था तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दिया। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो और टाइम पीरियड गिवन हो तो भी आप उसका रेसिप्रोकल ही करोगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए।